हेलो एस्पायरेंट। आज है 28 जून और आज हम पीआईबी के जो टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपडेट हैं उनके बारे में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो आज अपडेट जारी किए गए हैं इनमें से कौन सा न्यूज़ हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक का पार्ट कवर करेंगे और साथ में वो न्यूज़ देखेंगे कि उस न्यूज़ से कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसे है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम तो हम देखेंगे कि आज उपराष्ट्रपति ने क्या किया, बेंगलुरु में नशा मुक्त संगोष्ठी को संबोधित किया। यानी हमारे लिए जानना जरूरी क्या हो जाता है अगर हम ये आर्टिकल देखें, जो पहला आर्टिकल है, तो इससे रिलेटेड हमें क्या जानना है। इससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें जाननी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे पहली चीज़ क्या है, जो ये जारी किया गया है, नशा मुक्त भारत अभियान। कौन सा अभियान? नशा मुक्त भारत अभियान। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है इसमें अगर जानना हो, तो हम बस यही जानें कि ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर हमें ये पता हो कि ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है तो उसके बारे में जानकारी लेना थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो इसे जारी किया गया है, मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह अभियान जारी किया गया है। आगे क्या देखेंगे कि यह अभियान कब जारी हुआ, तो यह अभियान शुरू किया गया था, जो ये अभियान शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। और क्या किया जाता है, हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? हर वर्ष हम मनाते हैं नशा मुक्त भारत सप्ताह। ये हर वर्ष मनाया जाता है और कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष 17 जून से लेकर के 26 जून के बीच में मनाया जाता है। तो नशा मुक्त भारत अभियान से कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं? एक तो किस मंत्रालय द्वारा जारी होता है, किस मंत्रालय का एक अभियान है, तो ये किस मंत्रालय का अभियान है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का अभियान है। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है? दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये कब शुरू किया गया, तो ये कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2020 को शुरू होता है। और नशा मुक्त भारत सप्ताह का 17 जून से 26 जून के बीच में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन होगी इस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन आगे पूरा आर्टिकल क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु में क्या किया है, बेंगलुरु में क्या किया है, उपराष्ट्रपति ने जो बेंगलुरु में किया है वो है नशा मुक्त भारत संगोष्ठी को संबोधित किया है। तो बेंगलुरु में यही जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इससे रिलेटेड एक संगोष्ठी रखी गई और उस संगोष्ठी के बारे में ये अभियान, ये चीज़ें बताई गई। अब क्यों बताई गई, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है कोई विषय? क्योंकि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, डीपीएसपी जिनको हम कहते हैं, उसमें आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि जो राज्य है उसका क्या काम है? उसका काम होगा कि वो नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों पर रोक लगाए। यानी किन पे? वो नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों पर, जैसे शराब पर क्या लगाए? रोक लगाए। तो ये काम था राज्य का। अब यूके राज्य के लिए एक निर्देश के रूप में दिए गए थे, तो राज्य उन्हीं निर्देशों की पूर्ति के लिए ऐसे अभियान चलाता है। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखना है कि ये एक अभियान था। और जो उपराष्ट्रपति ने किस शहर में किया? अभी तो बेंगलुरु में किया, आपको पहले बता दिया। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ये चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है और इनको हमें ध्यान देना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब इसके अलावा देखेंगे अगला आर्टिकल क्या है। जो अगला आर्टिकल की चर्चा है, अगले आर्टिकल में आपको क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, सेशल्स की राजकीय यात्रा की, आगे क्या किया कि सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। तो ये चीज़ें आगे के देख लेते थे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो ये तो एक न्यूज़ हो गई। अब इससे ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारी स्टैटिक की। तो उसमें हम क्या करेंगे, मॉरिशस के बारे में देख लेते हैं कि मॉरिशस कहाँ पर है, इसकी क्या कैपिटल क्या है, और इसके बारे में कुछ और फैक्ट, जैसे कि मॉरिशस जो है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ है? ये है हिंद महासागर में स्थित है। यानी अगर कभी पूछे कि मॉरिशस किस सागर में है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, पहली चीज़ याद रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे कि जो अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी तट है, यानी मेडागास्कर का, जैसे ये एक अफ्रीका का महाद्वीप हो गया, तो इसका पूर्वी तट यानी ये वाला तट, तो इस तट के मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। तो इस साइड मेडागास्कर है, तो यहीं पर क्या है? यहीं पर क्या है? मॉरिशस है। ठीक है, तो क्या है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। किधर है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। ये याद रखेंगे। ठीक है,
अब इस शहर की राजधानी क्या है? तो इस शहर की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ध्यान देंगे कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। अब एक तो हिंद महासागर में है, तो इसकी इतनी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, इतनी स्ट्रेटजिक जो इसकी लोकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या कहा जाता है? इसे हिंद महासागर का, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिंद महासागर का सितारा और कुंजी। हिंद महासागर का क्या कहते हैं? सितारा और कुंजी कहते हैं, यानी स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो इसी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मॉरिशस को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि जो मॉरिशस को है अक्सर हिंद महासागर का एक और नाम दिया जाता है। इसे हिंद महासागर का क्या कहते हैं? हिंद महासागर का लिटिल इंडिया कहते हैं। हिंद महासागर का लिटिल इंडिया किसको कहा जाता है? तो मॉरिशस को कहा जाता है। और मॉरिशस के बारे में क्या, मॉरिशस में एक चीज़ थी जो, जैसे क्या है उसको बोलते हैं डोडो पक्षी। तो एक पक्षी है वो मॉरिशस में, ये पक्षी तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन ये कहाँ मिलता था? तो ये पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था। कहाँ पर पाया जाता था? मॉरिशस में पाया जाता था। तो ये आपको ध्यान देना कि मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी कौन सा था? डोडो पक्षी था। और जो अब क्या हो गया है, जो अब विलुप्त है पूरी तरह से। तो ये चीज़ हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मॉरिशस से रिलेटेड कोई चीज़ अब आपके लिए स्टैटिक का पार्ट नहीं जो आपके लिए छूट रही हो। आगे किस चीज़ों के बारे में है? आगे हम जिसके बारे में देखेंगे तो वो है सेशल्स के बारे में। यानी सेशल्स के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम उसको देखें तो क्या क्या देख सकते हैं कि पहली तो बात क्या कह रहा है आर्टिकल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स की नेशनल असेंबली में संबोधन हुआ है। तब अब किसके बारे में देखेंगे हम? अब देखेंगे सेशल्स के बारे में। और सेशल्स की जो नेशनल असेंबली है इसमें क्या क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, यानी भारत के फर्स्ट पीएम कौन है जिन्होंने सेशल्स की नेशनल असेंबली को क्या किया है? नेशनल असेंबली को क्या किया है? संबोधित किया है। तो ये कौन से पीएम है? भारत के पहले पीएम है जिन्होंने नेशनल असेंबली को क्या किया? संबोधित किया, आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। आगे देखेंगे कि अभी क्या हुआ है कि जो यहाँ का एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है इनका? गार्जियन, यानी जिसको क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन। तो क्या याद रखेंगे? गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन। ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। ये किस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है? तो याद रखना किसका है? सेशल्स का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अब सेशल के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें एर्मेनी कहते हैं, एर्मेनी नाम है जिनका, जिनका पूरा नाम है राम कलावन, वेबल राम कलावन। जो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं कौन है? वेबल राम कलावन। उनके द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। ठीक है। अब ये किस अवसर पे दिया है? कि अभी सेशल्स के क्या, सेशल्स की जो स्वतंत्रता के क्या हुए हैं, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी सेशल्स का क्या, सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी गोल्डन जुबली पूरी होने के अवसर पर क्या दिया गया है? 50 वर्ष पूरे हुए। इसी के अवसर पर इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। आगे देखेंगे कि जो सेशल्स है ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ है? ये हिंद महासागर में है। याद रखेंगे कहाँ है? हिंद महासागर में है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी कैपिटल क्या है? अगर देखें सेशल्स की राजधानी क्या है? तो सेशल्स की राजधानी का नाम है विक्टोरिया। जो विक्टोरिया है क्या है? सेशल्स की राजधानी है। और जो विक्टोरिया है ये सेशल्स के किस द्वीप पर? तो सेशल्स का एक सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माहे। तो माहे द्वीप पर स्थित है क्या? विक्टोरिया। किस द्वीप पर है? तो माहे द्वीप पर है। और क्या है ये? सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। ये हो गया। इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स में किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भैया ब्लू होरिजन के गार्जियन से सम्मानित किया गया है। एक और चीज़, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधन किया है, तो जो नेशनल असेंबली है सेशल्स की, इसकी पहली महिला अध्यक्ष इस समय कौन है? जिसे प्रधानमंत्री ने बनाई थी। और अब वो पहली महिला अध्यक्ष कौन है इस समय? जो नेशनल असेंबली है इनकी पहली महिला अध्यक्ष भी बनाई गई थी। वो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अगर उनका नाम देखें तो उनका नाम है मिसेस सिल्वान लेमियायल। क्या नाम है इनका? इनका नाम था सिल्वान लेमिया यल। सिल्वान लेमिया एल कौन है? सिल्वान लेमिया एल है सेशल्स की जो नेशनल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष है। अब ये किस क्रम की असेंबली थी? ये 8वीं असेंबली थी। 8वें क्रम की असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वो बनी सिल्वान लेमियायल। ठीक है। अब इसकी उपस्थिति वो मैंने बता दी कि ये हिंद महासागर में है।
अब इसके अलावा ये पुरस्कार के बारे में बता दिया कि गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉर्जिन से सम्मानित किया गया है, जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमने अभी क्या की हैं, सेशल्स को सहायता के रूप में दी हैं। जैसे क्या दिया है कि सेशल्स सरकार को 500 मीट्रिक चावल टन दिया है, 500 मीट्रिक टन क्या दिया है, चावल दिया है। आगे देखेंगे क्या दिया है, 8500 मीट्रिक टन सीमेंट दिया है, ठीक है। 10 उपयोगी वाहन और लेजर रेडियल श्रेणी के 5 नौकाएं दी हैं। एक तेज गश्ती वाला पोत उपहार स्वरूप दिया है, ठीक है। 6 एम्बुलेंस दी हैं। तो ये चीज़ें हमने इनको क्या की है, दी है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका स्टैटिक पार्ट जो मैंने कराया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब वो देखिए, इसके अलावा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। अब इस मन की बात में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, इसमें से कुछ चीज़ें तो सीधा एग्जाम के लिए पूछी जा सकती हैं डायरेक्ट यहीं से। जैसे अगर हमें पूरा आपको पढ़ाएंगे कि मन की बात में क्या किया, एक बार प्रधानमंत्री जी ने 2026 का आधा साल बीत जाने पर बताया कौन कौन से भारत ने सफलताएं अर्जित की हैं। तो जो सेना से जुड़े कार्यक्रम में क्या बताया कि आईएनएस धुनगिरी के बारे में आपको मैंने पढ़ा रखा है, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय। अब इनको क्या क्या है, भारतीय नौसेना के बेड़ों में शामिल किया गया है। तो अगर पूछ ले कि भारतीय नौसेना के बेड़ों में शामिल कौन कौन से हैं, तो दूनगिरी है, संशोधक है और अग्रय है। ये एक क्वेश्चन हो गया, सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में देश ने कौन कौन सी सफलताएं हासिल की हैं, C295 जो विमान है ये मेड इन इंडिया है और इस विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है, ठीक है। आगे क्या देखेंगे, आगे बताएगा इसी में कि इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है। और जो ये मिसाइल है इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर ने मिल करके बनाया है। डीआरडीओ की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने मिल करके बनाया है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे एक और चीज़ है जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून को। इसके बारे में क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2500 से अधिक स्थानों पर मनाया गया, ठीक है। इसमें भारत ने कुल, अब क्या कहें, इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगा चैंपियनशिप, ये सीधा क्वेश्चन हो सकता है कि इस वर्ष विश्व योगा चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई। तो इस वर्ष जो विश्व योगा चैंपियनशिप है वो कहाँ हुई है भैया, याद रखनी है कहाँ पे, वो हुई है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। ये याद रखेंगे। आगे क्या याद रखेंगे कि इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 114 पदक जीते हैं। इसमें से 102 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं, यानी टोटल 114 जीते हैं। अब इसमें से क्या है, 102 जो है 102 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। आगे कहते हैं भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। तो भैया भारत क्या रहा है, पहले स्थान पर रहा है। इसमें टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, 102। टोटल पदक कितने जीते हैं भारत ने, 114। तो ये याद रखेंगे। आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे ठीक है, अगला एक आर्टिकल इसी सब मन की बात में ही क्या कहा गया मोदी जी के द्वारा, उसमें बताया गया कि आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिशियन पब्लिक यानी डोमिनिकन पब्लिक, तो डोमिनिकन पब्लिक कहाँ पे है, डोमिनिकन पब्लिक कैरिबियन सागर का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है या इससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डून, ब्रह्म कमल, क्या नाम रखा गया है, नाम रखा गया है ब्रह्म, नाम अगर देखेंगे तो नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना, डोमिनिकाना। ये क्या है, एक जो स्पेनिश बोलने वाले लोगों के द्वारा एक टीम बनाई गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस टीम के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। यानी ये टीम क्या करती है, वैदिक साहित्य का अध्ययन करती है। ये किसके द्वारा बनाई गई, तो याद रखेंगे स्पेनिश बोलने वाले लोगों के द्वारा बनाई गई है। आगे ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हो गया। आगे क्या देखते हैं, आगे देखें कि भारत में इतनी दूर रहकर परंपराओं को सीखने का प्रयास बहुत प्रेरक है। ब्रह्म डोमिकाना वहाँ के सभी सदस्यों को उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना है किस चीज़ से संबंधित है, तो क्या स्पेनिश लोगों के द्वारा बनाई गई एक टीम है। कहाँ बनाई गई है, तो कैरिबियन सागर का एक क्या है देश है, डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पे बनाई गई है। अब ये क्या करती है, ये जो है वैदिक साहित्य का अध्ययन करती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं आगे मेघालय के बारे में क्या कहा कि मेघालय जो है वहाँ के लोग अपनापन भी लंबे समय तक याद रहा। मेघालय की विशेषता क्या है, उन्होंने कहा कि मेघालय के रूट ब्रिज, मेघालय की एक विशेषता क्या है, मेघालय में जो रूट ब्रिज हैं वो क्या है, इनकी एक विशेषता है। क्या कह रहे हैं, रूट ब्रिजों की बहुत कहानी रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार करने में कई दशक लगते हैं। रबड़ के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, यानी किस पेड़ की जड़ों से बनाए जाते हैं रूट ब्रिज, तो रबड़ के पेड़ की।
आगे क्या हो गया, रबड़ के पेड़ों से। आगे इन जड़ों को जलधाराओं के पार ले जाया जाता है। फिर बताते हैं आगे कि ये जो है मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रूप में शामिल करने का आवेदन किया है। ये याद रखना कि यूनेस्को में इसको शामिल करने का आवेदन किया गया है। आगे कुछ चीज़ें और देखें अगर, कि क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे में मेघालय के लोगों ने इसे प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बाखूबी निभाई है। ठीक है, और ये हो गया इससे रिलेटेड चीज़ें। किससे रिलेटेड हो गई, जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है मन की बात को लेकर के। तो मन की बात में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दी कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मन की बात से इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने कराया है पूरा आर्टिकल, इसमें से सीधा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आपको करा दिए। और इसके अलावा जो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को में शामिल करने के लिए आवेदन किया है, किस राज्य ने किया है, तो मेघालय ने किया है। ये आप सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे। और अगर पूछे कि रूट ब्रिजों के संरक्षण के लिए जो एक पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैलीवार जी, अभी क्या किया गया है, इन्हीं के संरक्षण से संबंधित एक व्यक्ति को क्या दिया गया है, एक पद्म पुरस्कार दिया गया है। जो पद्म पुरस्कार दिया गया है किससे संबंधित है, रूट ब्रिज से संबंधित है। वो किसको दिया गया है, तो नाम क्या रखना, क्या याद रखना है, हैलीवार जी। हैलीवार जी, अब ये कहाँ के रहने वाले थे, मेघालय के थे। इनको क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे क्या याद रखेंगे कि जो कैरिबियन सागर का, मैंने क्या बताया, ब्रह्म कमल डोमिनिकाना टीम बनाकर वैदिक मंत्रों का गायन किया जा रहा है, किस देश में, तो डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ है। आगे कि लिविंग रूट ब्रिज बनाने में मुख्यतः किस वृक्ष की जड़ों का उपयोग किया जाता है, तो रबड़ की जड़, रबड़ का। अब क्या है, जो भारतीय रबड़ का पेड़ है, अब उसका वैज्ञानिक नाम अगर कभी पूछ ले तो फाइकस इलास्टिका, क्या याद है, रबड़ का वैज्ञानिक नाम क्या याद रखना है, फाइकस, फाइकस इलास्टिका, फाइकस इलास्टिका। ठीक है, ये हो गया। और कौन सी चीज़ है, और जो यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा देख लें कि यूनेस्को में ही शामिल किया गया ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 1945 में यूनेस्को की स्थापना की जाती है। और जो यूनेस्को का हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो ध्यान रखना है, पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में क्या है, इसका ऑफिस है, यानी हेडक्वार्टर है। और जो ये लिविंग रूट बनाया जाता है तो मुख्यतः कौन सी जनजाति बनाते हैं, तो इसे खासी और जयंतिया जो जनजातियां हैं इनके द्वारा बनाया जाता है। तो खासी और जयंतिया जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये मन की बात से रिलेटेड हो गया। अगर इसके अलावा कुछ और देखेंगे आगे तो नया आर्टिकल है, और नया आर्टिकल क्या है, वो है प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें क्या किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो किससे रिलेटेड न्यूज आई, अब ये न्यूज, कोर न्यूज क्या है, कोर न्यूज यही है कि पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन अब आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि पीवी नरसिम्हा राव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेके रखें। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में क्या, अब इनका जन्म कहाँ हुआ, अब ये नहीं पूछा कि इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ के रहने वाले, यानी तेलंगाना के थे। तेलंगाना में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, आगे इनके बारे में अगर देखना तो इन्होंने एक तेलुगु उपन्यास था उसका हिंदी अनुवाद किया था। तो एक तेलुगु उपन्यास क्या था, वेई पदगुल, एक तेलुगु उपन्यास है वेई पदगुल। इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, किस नाम से अनुवाद किया था, उसका नाम में अनुवाद किया था सहस्र फड़ नाम से, उसका क्या किया इन्होंने, हिंदी में अनुवाद किया। अब इनकी एक कृति है, इनकी एक आत्मकथा है, इनकी आत्मकथात्मक कृति का नाम क्या है, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा की एक पुस्तक लिखा उसका नाम रखा द इनसाइडर। तो क्या याद रखना है कि द इनसाइडर पुस्तक किसकी है, तो द इनसाइडर पुस्तक पीवी नरसिम्हा राव की है। और जो वेई पदगुल एक क्या है, बेऊ पदगुल जो उनसे कौन से रचना है, वेऊ पदगुल तेलुगु का एक उपन्यास है। तो तेलुगु उपन्यास का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है किस नाम से, सहस्त्रफल नाम से। ये भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल क्या था, इनका कार्यकाल था 1991 से 1996, यानी एलपीजी सुधार के समय के प्रधानमंत्री कौन है, तो पीवी नरसिम्हा राव हैं। आगे देखेंगे कि ये आंध्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये कहा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, क्योंकि एलपीजी सुधार, जब भुगतान संतुलन का संकट आया था उस समय एलपीजी सुधार किया गया। तो मनमोहन सिंह ने इन्हीं के साथ मिलकर के किया था। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इन्हें आर्थिक सुधारों का क्या कहा जाता है, जनक। तो याद रखना कि आर्थिक सुधारों का जनक कौन है, पीवी नरसिम्हा राव है। ठीक है, ये हो गया।
इसके अलावा इनके कार्यकाल में सबसे जरूरी चीज़ क्या करी गई, क्योंकि 1991 से 1996 के बीच ये प्रधानमंत्री रहे, तो 1992 में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ, 73वां व 74वां, यानी स्थानीय स्वशासन किसके समय लाया गया, तो पीबी नरसिम्हा राव के समय लाया गया। ठीक है, पीबी नरसिम्हा राव के समय क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन लाया गया। और इन्हीं के समय एक सबसे महत्वपूर्ण घटना की गई, सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी जो संस्था है उसे 1992 में क्या किया गया, वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीबी नरसिम्हा राव है। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वो भी पीबी नरसिम्हा राव हैं। अगर पूछे पीबी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है, हाँ, तो इनको वर्ष 2024 में क्या किया गया था, भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। इनके मरणोपरांत इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया था। ये हो गया, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया जिसे आप कर लिए। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या हुआ है कि बाघों के संरक्षण से रिलेटेड कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ। क्या कहा गया कि जो बाघों का संरक्षण है, ये वनों, जल क्षेत्रों और समृद्ध जैव विविधता की भी रक्षा करता है। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में कौन सा टाइगर रिजर्व, सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में बाघों के पुनर्वास के 18 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बाघ का जो संरक्षण है केवल एक प्रजाति की रक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि वनों, जल क्षेत्रों, समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के बारे में भी है। आगे क्या कहते हैं कि सरिस्का बाघ पुनर्वास कार्यक्रम को वन्य जीव संरक्षण की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह विश्व में बाघों का पहला सफल वैज्ञानिक पुनर्वास है। यानी विश्व में बाघों का सफल पहला वैज्ञानिक पुनर्वास कहाँ किया गया, तो वो सरिस्का में हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, आगे क्या कहा कि मंत्री ने कहा कि सरिस्का में 2005 में स्थानीय विलुप्ति की स्थिति से उभरते हुए 56 बाघों को आश्रय प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरिस्का आज प्रजातियों के सफल पुनर्वास का एक वैश्विक उदाहरण है। बाघ संरक्षण में देश की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए पिछले एक दशक में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 46 से बढ़कर 58 हो गई। यानी कुल बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, कुल बाघ अभ्यारण्य अगर की बात की जाए तो कुल बाघ अभ्यारण्य कितने भारत में, 58 है। याद रखनी, ये संख्या याद रखनी, कुल 58 है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि इनकी आबादी दोगुना करने के सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। यानी जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है, ये किससे रिलेटेड है, ये है 2022 तक वनों में बाघों की आबादी क्या करनी थी, 2022 तक वनों में बाघों की आबादी दोगुनी करनी थी। यानी वनों में बाघों की आबादी कितनी करनी थी, दोगुना करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, सरिस्का में, सॉरी सॉरी, क्या हुआ कि जो 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करना है उसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा की गई थी। और जो सरिस्का में भी टाइगर पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया है, तो कहाँ पे चलाया गया, सरिस्का में चलाया गया, एक सफल कार्यक्रम था, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। तो ये चीज़ है जो हमें याद रखनी है। आगे देखेंगे कि अगला आर्टिकल क्या पब्लिश किया गया। अगला आर्टिकल पब्लिश किया गया कि समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किसके द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेपी नड्डा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, अब क्या देखना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, जैसे क्या कहा गया है कि यह एक एकीकृत कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल, पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल क्यों की गई, क्योंकि भैया जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में क्या कहता है, राज्य कहते हैं, राज्य के यहाँ निर्देश दिया जाता है कि राज्य जो है 6 वर्ष तक के, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का संपूर्ण देखभाल करेगा। ठीक है, तो इसलिए 3 वर्ष तक की वहाँ से गारंटी मिलती है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे कि समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यक्रम का मुख्य विजन क्या है, जो ये कार्यक्रम चलाया गया है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसका मुख्य विजन क्या है, पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल, क्या लिखा है भैया, इसका मुख्य विजन क्या है, यह एकीकृत कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल के विजन के तहत है। यानी समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का विजन क्या है, पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये कार्यक्रम है तो इसमें क्या किया गया है कि किस आयु सीमा तक व्यवस्था की जाएगी, तो जन्म से लेकर 36 महीने तक, यानी 3 साल तक। ठीक है, 3 साल का मतलब 36 महीने तक, ये हो गया। अगला कि जो राज्य को लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश संविधान के कौन से डीपीएसपी के तहत मिला है, तो आर्टिकल 47 के तहत कहा गया है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे इसी में कहा गया है, आगे लिखा हुआ है, जब ये पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि पहली बार यह कार्यक्रम उन नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए जोखिम आधारित तरीका अपनाएगा जिनकी पहचान जोखिम वाले बच्चों के तौर पर की गई है। इन बच्चों के जोखिम के स्तर के आधार पर अतिरिक्त होम विजिट के जरिए ज़्यादा गहन फॉलोअप किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जोखिम वाले नवजात शिशुओं को शुरुआती 42 दिन में 9 बार तक का होम होम विजिट मिलेगा, यानी शुरुआती 42 दिन में
9 बार होम विजिट का ऑप्शन मिलेगा। इनको कौन से बच्चों को? जो जोखिम वाले नवजात शिशु हैं। जबकि जोखिम वाले बच्चे जिनको नवजात नहीं है, जो जोखिम के टोटल जिनका दायरा है, उनमें क्या क्या 36 महीने की उम्र तक 8 बार तक की होम विजिट मिलेगी। यानी जो जोखिम बच्चे नवजात शिशु हैं उन्हें 42 दिनों में 9 बार मिलेगा, यानी 42 दिनों के अंदर ही 9 बार होम विजिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, 9 टाइम्स मिलेगा। और जो एक बच्चा जन्म लेता है जोखिम वाला है, सिर्फ उसे 36 महीने में, उसके 3 साल के कार्यकाल में उसे 8 बार होम विजिट मिलेगा। ये हो गया। ये चीज़ें ध्यान देनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। 36 महीने में टोटल 8 बार, ये जरूर याद रखना है, भले 42 दिन में 9 बार ना याद रहे। तो ये हो गया, आर्टिकल 1 पूछा गया आज, निकाला गया। अब इसके अलावा क्या निकाला गया कि एनीमिया मुक्त भारत का अभियान, एनीमिया मुक्त भारत अभियान के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में चर्चा की गई? एनीमिया मुक्त भारत अभियान। अब इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी चर्चा हम करें तो क्या हो सकता है कि इसके लिए कुछ रणनीति बनाई गई। कौन सी? 7x7x7 की रणनीति और T4 दृष्टिकोण। अब क्या देखेंगे हम कि जो ये एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, ये अभी क्या हुआ है, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए, ठीक है। अब जो केंद्रीय मंत्री कौन है? जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने बताया। अब मौजूदा विस्तार क्या किया गया? एक 7x7x7 की रणनीति किससे रिलेटेड है? तो सीधा याद रखना है किससे रिलेटेड है? एनीमिया मुक्त भारत से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि 7x7x7 की रणनीति किससे रिलेटेड है? तो वो है एनीमिया से। आगे क्या कहते हैं कि जो 7x7 का मतलब क्या किया गया है कि जन्म के समय जिन बच्चों का कम भार है, 0 से 6 महीने के बच्चे शामिल किए गए हैं, उनको इस ढांचे में शामिल किया गया है। इसके अलावा क्या शामिल किया गया? डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। और एक T4 दृष्टिकोण है। T4 दृष्टिकोण किससे रिलेटेड है? इसी एनीमिया से रिलेटेड है। इस T4 का नाम क्या है? अगर पूछे T4 का फुल फॉर्म, तो T4 का फुल फॉर्म है टेस्ट, ट्रीट, टाक एंड ट्रैक। टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ट्रैक। तो क्या क्या है फिर से देख लेंगे एक बार। वो हो गया टेस्ट, एक हो गया ट्रीट, एक हो गया टॉक, एक है ट्रैक। ये T4 दृष्टिकोण था। आगे आगे क्या देखेंगे? जो एनीमिया है ये क्या है? एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है शरीर में, तो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, और यही एनीमिया है। एनीमिया क्या है? एनीमिया में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। अब इसका क्या होगा? जब हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो शरीर में जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है वो भी घट जाएगी, तो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है। इसी से क्या होता है? इसका मुख्य कारण अगर देखोगे तो आयरन की कमी है, और इससे एनीमिया हो जाती है। तो आगे क्या देखेंगे? जो एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति है 2018 में लॉन्च की गई थी। अब इसका विजन कब तक? इसका विजन है 2047 तक एनीमिया मुक्त, एनीमिया पूर्ण मुक्त भारत, यानी 2047 तक पूरी तरह से एनीमिया मुक्त भारत की एक कल्पना की गई है। अब इसमें क्या कहा गया? जो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में सबसे तेजी से देखा जाता है। तो कब तक लक्ष्य रखा गया है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का? 2047 तक। 2047 तक क्या है? एनीमिया मुक्त भारत का एक विजन है पूरा। आगे देखते हैं कि अमित शाह जी ने गुजरात के गांधीनगर में क्या किया? पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। तो सिर्फ इतना याद रखना कि फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर से किया गया। किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। बस आपको बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है कहाँ से? और गुजरात के गांधीनगर से। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर से हो गई। और इसके अलावा अगर कुछ याद रखना है इसमें तो वो है क्या कि किसके द्वारा की गई है? तो अमित शाह जी के द्वारा की गई है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं देखना है। एक अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन से। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद फिर भी मैं आप आज को इसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। कब? अभी परसों जो आर्टिकल आपको करवाया था उसमें था इसके बारे में चर्चा। अब क्या है कि 28 जून 2026 को क्या किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो कब याद रखना है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में कब किया गया? 28 जून को किया गया है, ठीक है। तो याद रखना 28 जून 2026 को कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय द्वारा किया गया अगर पूछ ले, तो मंत्रालय होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। आगे क्या देखेंगे? अगर आगे देखें इसमें तो जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो क्या कहता है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देगा। तब जो राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देगा तो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड कुछ काम भी करने पड़ेंगे, तो उसी चीज़ों को आगे बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास सम्मेलन किया गया है। अब क्या क्या किया गया है
क्या क्या याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और संविधान की जो एक अनुसूची है, जब संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके ये सारी चीज़ें जोड़ रहे थे, स्थानीय स्वशासन, तो वहाँ पे क्या हुआ, 29 कार्य 11वीं अनुसूची में क्या किया गया, 11वीं शेड्यूल जो है उसमें हमने 29 कार्यकारी विषय जोड़े हैं। तो कभी पूछ लेकर 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है तो सही बात है, तो 29 विषयों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। अब इसमें चर्चा की गई है मनरेगा के बारे में आगे चल के। अब क्या कहा है, विकसित भारत के बिना विकसित गांव नहीं बनेगा, कथन किसका है अगर कोई पूछ ले तो सीधा शिवराज सिंह चौहान जी का है। तो इसके अलावा क्या देखना है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री श्री मोदी को क्या बताया, मैन ऑफ आइडिया बताया। मैन ऑफ आइडिया किसे बताया गया है, मोदी जी को बताया गया है। किसने बताया है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो वही इससे रिलेटेड एक पोर्टल शुरू किया गया है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे क्या देखेंगे, अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दीक्षा के बारे में दिया गया। दीक्षा क्या है, शिक्षा से रिलेटेड क्या है, एक इनिशिएटिव है। तो शिक्षा से रिलेटेड इनिशिएटिव कौन सा है, दीक्षा प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, याद रखेंगे किससे रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो दीक्षा प्रोग्राम किससे रिलेटेड हो गया, शिक्षा से, सिर्फ इतना एक चीज़ याद रहेगी। दूसरी चीज़ अगर देखनी है तो दूसरी चीज़ क्या है इससे रिलेटेड, दूसरी चीज़ है कि ये कब शुरू किया गया, तो जो शिक्षा से रिलेटेड प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ, ये शुरू किया गया है सन 2000 कब, 17 में। इस मंच की शुरुआत कब होती है, 2017 में। यहाँ पे लिखा है कि इस मंच की शुरुआत कब होगी, 2017 में। फिर इसका पूरा नाम क्या है, दीक्षा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये याद रखना है। दीक्षा का पूरा फुल फॉर्म यही है, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये याद रखेगा एक चीज़। और क्या, यह शिक्षा मंत्रालय की पीएम ई विद्या पहल का एक अहम हिस्सा है, यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। किस मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कब शुरू हुआ, 2017 में शुरू हुआ। आगे देखते हैं कि जो यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीआईईटी के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि लगभग सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। ये K-12 यानी किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक की पूरी डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराता है, यानी नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक की पूरी डिजिटल सामग्री क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ये हो गया। अब इसके तहत जो क्या याद रखना है कि इसके तहत जो है सबसे ज़्यादा, इसके तहत जो सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता हैं वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 26 लाख हैं। इसके तहत सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है और वो 26 लाख है, ये याद रखना है बस। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट पीआईबी डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही होगी, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं पीआईबी के वो मैं आपको डेली करा दे रहा हूँ, ताकि आपका ये समय 3 से 4 घंटे का वो वेबसाइट को खंगालने में बच जाए, और आप उसको क्या करें, उसका निचोड़ जो है आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यूज़ कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए।